हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं उत्कर्ष से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। सबसे पहले हम एक प्रश्न करेंगे आपसे, क्या आपने कल की क्लास रिवाइज किया? अगर नहीं किया तो आप तुरंत जाइए हमारी प्लेलिस्ट पे, डीएस एडू हब के चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप तुरंत जाएं और सबसे पहले हमारी क्लास को देखें। डीएस एडू हब आप सभी के लिए लेकर के आया है फ्री कई सारे सीरीज के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जो मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, सारे के सारे उपस्थित होने वाले हैं आप सभी के सामने। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम प्यारी सी हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो एमसीक्यूज के पैटर्न पर आधारित है और यह बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल उपस्थित हो गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, महोदय का संधि विच्छेद है। अब चार विकल्प दिया गया है, महो प्लस उदय, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उदय और महा प्लस उदय। अब चार विकल्प हमारे सामने दिया गया है, चारों विकल्प में से कोई एक तो सही होगा। और अब देखिएगा सही का चुनाव कैसे करेंगे। सही का चुनाव हम तभी कर पाएंगे जब हमको संधि का पूरा टॉपिक क्लियर हो। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको यहीं पर दिए देते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। संधि दो शब्दों का मेल ही संधि होता है, और विच्छेद क्या होता है, दो शब्दों का अलग अलग होना ही विच्छेद कहलाता है। अब देखिएगा संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा होता है, स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, दूसरा कौन होता है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बारे में तो हम जान लिए। अब यहां पर जो महोदय शब्द दे दिया गया है, यह किस विकल्प में आएगा। अब इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक बार फिर जानते हैं कि जो स्वर संधि होती है, क्या होती है, स्वर संधि होती है, उसके कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले बात तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ। दूसरा गुड़, तीसरा वृद्धि, चौथा अयादि और पांचवा यड़ संधि। ये 5 संधि के प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि ये पहला वाला ही है। पहले वाले के कुल कितने प्रकार होते हैं? पहले वाले के दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकारों में से हम सबसे पहले जानेंगे, ये जो महोदय शब्द है, महोदय शब्द है, यह किस में आएगा? गुड़ संधि में आएगा। किस में आएगा? गुड़ संधि में आएगा। अब गुड़ संधि की पहचान क्या होती है? गुड़ संधि की केवल एक ही पहचान होती है, सबसे पहले अगर एक मात्रा ऊपर दिखे और एक मात्रा ये दिखे, अगर ये दोनों मात्रा किसी एक शब्द में दिख जाती हैं तो हम बिना सोचे समझे महोदय को हम गुड़ संधि के अंतर्गत मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, हमारा गुड़ संधि की पहचान तो ये हो गई। क्या इस महोदय शब्द में ये हमें एक लाइन दिखी? हमें लाइन दिखी तो इसका मतलब यह किस में आएगा? गुड़ संधि में आएगा। अगर संधि पूछ लेता तो आपका बिल्कुल ये उत्तर सही हो जाता, लेकिन हम आपको प्रॉपर एक जानकारी प्रोवाइड करा के चलते हैं कि जिसमें आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस रिवाइज होता भी चले। अब देखिएगा, अब महोदय का अगर हमको संधि विच्छेद करना होगा तो महोदय को जब हम तोड़ेंगे तो महा प्लस उदय में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? महा प्लस उदय में तोड़ेंगे। अब इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत ज्यादा क्लास में पढ़ाते हैं, तो आप हमारे डीएस एडू हब के चैनल पर आकर के पेड कोर्स में आप क्लास प्रॉपर ले सकते हैं। जब महोदय संधि होगा तो महाधन उदय ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है।
शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? चार विकल्प, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अब संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जान लिए। अब संज्ञा के कुछ भेद भी होते हैं। क्या होते हैं? भेद भी होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। किसके? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब हमारे पास 4 विकल्प दिया गया है। अब इन विकल्पों को हम जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक पूरी की पूरी जाति का बोध कराए। जैसे वकील, वकील एक पूरा जाति हो गया। अध्यापक, अध्यापक पूरी एक जाति हो गई। भैंस, भैंस पूरी एक जाति हो गई। ठीक है। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी का नाम लेकर के संबोधित कर दिया जाए। जैसे पहाड़, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन उसी पहाड़ में हम हिमालय को ले आते हैं। किसको ले आते हैं? हिमालय पहाड़। तो जैसे ही हिमालय पहाड़ आ जाएगा तो वह किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखिएगा हिमालय तो हमने जान लिया। जैसे रमेश अध्यापक, रमेश अध्यापक को बुलाओ। ठीक है, एक स्टेटमेंट है रमेश अध्यापक को बुलाओ। तो रमेश जो अध्यापक के पहले आ गया, रमेश नाम स्पेसिफिक हो गया। तो जब कहीं ही नाम दिख जाए हमको तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संकेत कर लेते हैं। अब देखिएगा समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे समूह शब्द से ही पता चल रहा है जो शब्द किसी झुंड में हो। जैसे कक्षा मतलब क्लास, जिसको हम हिंदी में कक्षा बोलते हैं। इसमें बच्चों का एक समूह होता है। क्या होता है? बच्चों का एक समूह होता है। अच्छा, एक शब्द और है सेना। क्या है? सेना। सेना क्या होता है? मिलिट्री वालों का एक समूह होता है सेना। तो वो कभी भी एक आदमी नहीं चलता है, कंपनी, बटालियंस चलती हैं उनकी। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे गुस्सा। क्या है? गुस्सा, प्यार, नफरत। ठीक है, ये किस में आता है? ये भाववाचक संज्ञा में आता है। तो अब जानेंगे हम चारों के बारे में हमने जान लिया। अब चारों से रिलेटेड हम एक बात और जानते हैं कि जैसे शहर शब्द है। क्या शब्द है? शहर शब्द है। शहर किस चीज को बता रहा है? शहर हमें जाति के बारे में बता रहा है। अगर यह बोल देता जयपुर शहर, या बोल देता लखनऊ शहर, या बोल देता दिल्ली शहर, ठीक है, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर रुख करते। लेकिन यहां पर शहर बोला है तो जिसकी वजह से हम जातिवाचक संज्ञा को ही जान पाएंगे। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देखिएगा, सतसई के लेखक कौन है? 4 विकल्प है। भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, अशोक सर्राफ और हरिवंश राय बच्चन। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अब इन्हीं चारों विकल्पों में से हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन से रिलेटेड हैं और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? 2 चट्टानें। क्या है? 2 चट्टानें। ठीक है। एक इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं मधुशाला। क्या है? मधुशाला। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अशोक सर्राफ कौन है? अशोक सर्राफ अभिनेता हैं। क्या है? अभिनेता। अभिनेता जिनको हम हीरो के रूप में जानते हैं। बिहारी लाल ने ही सतसई को लिखा है। क्या लिखा है? बिहारी लाल ने ही सतसई को लिखा है। अब इन सब के बारे में अगर हम जान गए तो अब हमारे पास एक विकल्प बचा, भगवती चरण वर्मा। क्या बचा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं चित्रलेखा। क्या बोलते हैं? चित्रलेखा। ये इनकी बहुत प्यारी और प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा हमने देखा बहुत शानदार है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। जैसे आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? रचना पूछ दिया है, बहुत पूछता है पेपरों में। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष और मोहन राकेश। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये कौन कौन से हैं। जैसे अब देखिएगा, एक हमारे पास एक विकल्प है शंकर घोष। सबसे पहले इनके बारे में जान लें। ये बहुत अच्छे
कवि रहे हैं। इन्होंने कई सारी किताबों की रचना की। उनमें से एक इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य किसकी पुस्तक है? शंकर घोष की है। अगला देखिएगा, जब आषाढ़ का दिन की बात करें तो हमारे मोहन राकेश जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक हो जाती है। निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है परिंदे लालटीन की छत, लालटीन की छत। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एक है परिंदे, एक है लालटीन की छत। अगला देखिएगा, जब नरेश मेहता की बात करता है तो नरेश मेहता हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुके हैं, दूसरे शतक के कवि भी रहे हैं। वो कौन थे? नरेश मेहता। तो इस तरह इस पूरे प्रश्न में विकल्प नंबर जो डी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? 4 निबंध हैं, बुढ़ापा, उत्सव, कुटज और कुछ। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हम सबसे पहले जानेंगे कि उत्सव, क्या जानेंगे? उत्सव रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की बहुत प्रसिद्ध निबंध है उत्सव, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखिएगा, हमसे हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पूछ दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, कुटज इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है। अब कुछ पूछ दिया है तो कुछ के बारे में जानेंगे। शिव पूजन सहाय जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिन्होंने निबंध के रूप में उसको लिखा है, वह क्या है? कुछ है। अब देखिएगा, एक कवि थे जिनका नाम था पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा। अब उनकी जो एक प्रसिद्ध निबंध है वो कौन सा है? बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा किसका है? पांडे बेचन शर्मा जी का है। उत्सव किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का है। और कुछ किसका निबंध है? शिव पूजन सहाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटज है। इस प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी ही पूछा था, कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भक्ति आंदोलन इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया को कहा था? 4 विकल्प हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा, जब रीतकाल के वर्गीकरण की बात कर दे, किसकी बात कर दे? रीतकाल के वर्गीकरण की बात कर दे तो विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, सरस्वती पत्रिका की बात कर दे, किसकी बात कर दे? देखो मैं यहां लिख देता हूं, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका की बात कर देता है तो कहां वो किसकी होती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब देखिएगा, एक पुस्तक है विश्व भारती। क्या है? विश्व भारती। ये भी पत्रिका है एक। क्या है? पत्रिका है। वो किसकी पत्रिका थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादन में होती थी। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे और विश्व भारती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी करते थे। और इस प्रश्न में भक्ति आंदोलन में किसने, विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है तो वह होंगे रामचंद्र शुक्ल। क्या होंगे? रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं? अब देखिएगा, हिंदी के लिए अब तक टोटल कितने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? अब देखिए, विकल्प नंबर ए है 8, विकल्प नंबर बी है 9, विकल्प नंबर सी है 12 और विकल्प नंबर डी है 11 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 11 से हमें याद आया 1968 में, किसमें? 1968 में एक कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा
नंदन पंत जी, जिनको चिदंबरा के लिए, किसके लिए, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ था और यह सर्वप्रथम थे। क्या थे? सर्वप्रथम कवि थे सुमित्रानंद पंत जी, जिन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? अब चार विकल्प हैं, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 343। अब चार विकल्प हमारे सामने हैं। जब कभी उल्लेख मिल जाए राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए तो उसमें जो विकल्प नंबर डी होगा 343 वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, जब कभी हिंदी भाषा में शिकायत की बात कर दे, किसकी बात कर दे कि हिंदी भाषा में किसी चीज की शिकायत करनी है, किसी को गलतफहमी हो गई है भाषा को लेकर के और किसी ने उस भाषा के में कुछ गलत शब्द प्रयोग कर दिया, कुछ भी कर दिया, किसी भी तरह की शिकायत है तो अनुच्छेद 350 के तहत हम शिकायत कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग व समिति। क्या है? राजभाषा आयोग व समिति का गठन करना अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आता है। राजभाषा आयोग का जो गठन करेगा, जो समिति का गठन करेगा वो अनुच्छेद 344 के अंदर आएगा और जो शिकायत करेगा 350 के अंदर आएगा। और हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश देगा, किसके लिए? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो देगा वो किस में आएगा? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के निर्देश देने के लिए आएगा। इस तरह इस प्रश्न के हम चारों विकल्पों के बारे में जाने और चारों विकल्पों के बारे में जाने तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अब देखिएगा, चार विकल्प हैं, मागधी, ब्राचड़, अर्धमागधी और सौर सैनी। ठीक है, हिंदी पूर्वी हिंदी जो होती है उसका जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। अच्छा, मागधी भाषा जो है, मागधी जो हिंदी में मागधी भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो ज्यादातर मागधी का प्रयोग कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। और बिहार में एक पहले राज्य था मगध। क्या था? मगध। वहां पर इस मागधी का उपयोग हुआ है। सौरसेन का प्रयोग मथुरा में हुआ था। किसमें? मथुरा में। मथुरा वाले क्षेत्र में सौरसेनी का प्रयोग होता है। इस तरह अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश मथुरा के आसपास, मागधी अपभ्रंश बिहार के आसपास। ठीक है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? चार विकल्प दिया गया है, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ और ओष्ठ। चार विकल्प हमारे सामने दे दिए गए हैं। चार विकल्प में से तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? जो तालु को छूते हैं। किसको छूते हैं? तालु को छूते हैं। अच्छा, हुआ क्या? अब स्पर्शी व्यंजन की बात करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में, किसमें? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 53। अब देखिएगा, उसमें से एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। उनकी संख्या कितनी होती है? 25। और स्पर्शी व्यंजन को ही, किसको? स्पर्शी व्यंजन को ही हमने कितने भागों में बांट दिया? हमने 5 भागों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
5 भागों में इसको हमने बांट दिया। अब देखिएगा हमने इनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब भी किया है, जैसे का किस वर्ग में आता है, कंठ में आता है। ता किस वर्ग में आता है, ता था दा धा ना, जैसे मैं दांत से बोल रहा हूं तो दंत में आएगा। पा किससे आएगा, पा ओष्ठ से बोल रहा हूं, पा फा बा भा मा ओष्ठ से आएगा। टा किससे आएगा, टा ठा डा ढा अड़ा, तो मूर्धन में गले से हम बोल रहे हैं। और चा वर्ग जो होगा वो किस में आएगा, तालु में आएगा। तो हम सीधे सीधे चा वर्ग को क्या मैं तालु में लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ओष्ठ की बात करता है तो मैंने आपको पा वर्ग बता ही दिया है, तो हम इसमें डायरेक्ट पा वर्ग लिख देंगे। तो क्या मैंने ये सॉल्व कर लिया, बिल्कुल। अब देखिएगा ऊष्म व्यंजन की बात करता है, किसकी बात करता है, ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल 4 संख्या होती है ऊष्म व्यंजन की, ठीक है। कौन कौन से, शा 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 हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें मुख से गर्म वायु निकलती है, क्या निकलती है, गर्म वायु निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या सबसे पहले जान लेते हैं, वो कितनी होती है, 4। अब अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 प्रकार के ही व्यंजन होते हैं, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 प्रकार के व्यंजन, यही हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए। इस प्रश्न में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा ये प्रश्न हमारा फिर से आ गया है, शहर कौन किस प्रकार की संज्ञा का भाग है, तो हम जातिवाचक ही लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग पूछ दिया है, कौन विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, विधुराइन, विधुरी, विधवा, विधुरनी, 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा हमारे पास 2 विकल्प हैं, पहला कौन सा, एक स्त्रीलिंग का, एक दूसरा पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग वह होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग क्या होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वह पुल्लिंग होता है। विधुर शब्द जो है वो विधवा का ही पर्यायवाची है, किसका है, ओ सॉरी, विधवा का ही स्त्रीलिंग रूप है। विधुर क्या होता है, वो मेल को दर्शाता है, और विधवा क्या होती है, वो नारी जाति को दर्शाती है। अब विधुर और विधवा है क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। जब किसी पति, स्त्री का पति खत्म हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है उसका, तो उसे हम विधवा कहते हैं जब स्त्री बचती है। अब जब किसी महिला की डेथ हो जाती है और पति बचता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न के बारे में हमने जाना, विकल्प नंबर जो सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा। अब देखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें बहुत आसान होते हैं, हम बहुत उनको आसानी तरीके से कर सकते हैं और बहुत कम समय लेते हैं, और वो क्वेश्चन में हमको फ्री का नंबर दिए जाते हैं। उसी तरह हम देखेंगे, जैसे ये प्रश्न है बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसको करने में परेशान हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर उसको थोड़े तरीके से घुमा देता है। एक का बहुवचन क्या होगा। अब बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन अनेक होगा, ठीक है, समझ गए। एक का बहुवचन अनेक ही होता है, और इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। जब कभी हिंदी भाषा की बात कर दें, किसकी बात कर दें, हिंदी भाषा की बात कर दें, तो हिंदी भाषा में वचनों की संख्या 2 होती है। क्या होती है, वचनों की संख्या 2 होती है। पहला कौन सा होता है, एक वचन, दूसरा कौन सा होता है, बहुवचन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जब किसी सिंगल पर्सन की बात करता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक की बात करता है तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा बहुत ही शानदार हो जाएगा। देखिएगा हमारे सामने यह विकल्प दिया गया है, यह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है। अब कारक 4 प्रकार के दिए गए हैं, 4 विकल्प में 4 तरह के कारक दे दिए गए हैं, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक चिन्हों के भेद कितने होते हैं। तो कारक के
8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब उन्हीं 8 भेदों में जब कभी हमें अधिकरण कारक पता चलता है, क्या पता चलता है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जब कभी प्रयोग होता है तो वाक्य में या पर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? में या पर। दो शब्द अगर हमको कहीं दिख जाते हैं या भावार्थ में हमें में या पर का मतलब पता चल जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। कर्म कारक, कर्म कारक में हमें को शब्द का लोप मिलता है। वाक्य में अगर को शब्द हमें कहीं दिख जाता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। संप्रदान कारक का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, किसी को देते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक। करण कारक, करण कारक में से का प्रयोग होता है। क्या होता है? करण कारक में से का प्रयोग होता है। अच्छा, बहुत जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम एक विकल्प और दे दिए, अपादान कारक। क्या दे दिए? अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? अपादान कारक में भी से होता है, लेकिन यह अलगाव की स्थिति को बताता है। किसको बताता है? अलगाव की स्थिति को बताता है, और यही अपादान कारक में प्रयोग होता है। अब देखिएगा, यह पब्लिक के हाथों मारा गया है, तो इसमें कौन सा कारक है? पब्लिक के हाथों। के शब्द के साथ साथ के द्वारा भी आता है। से या के द्वारा, के द्वारा भी अगर कहीं शब्द मिले तो वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां पर वन एंड ओनली करण कारक हमारा सही हो जाएगा। जहां पर कभी से का भाव प्रकट हो या कभी के द्वारा का भाव प्रकट हो, वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? अब देखिए, क्रिया का रूप पूछ दिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक में आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आता है? प्रथम प्रेरणार्थक में जैसे हम शब्दों से जानेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से एक बार। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ए है जागना, बी है जगवाना, सी है जगवाना, जागवाना, और डी है जाग। ठीक है, अब देखिएगा जगाना। ठीक है, अगर हम किसी को जगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं, तो यह है जगाना प्रेरणार्थक होगा। क्या होगा? प्रेरणार्थक। ठीक है, लेकिन यह प्रेरणार्थक होगा किसमें? यह होगा प्रथम में। किसमें होगा? प्रथम में। अब जगवाना की बात करता है तो जगवाना, ठीक है, हमारे पास दूसरा शब्द है, यह किसमें होगा? सेकंड। सेकंड मतलब द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। यह दो क्रियाएं होती हैं जिसमें स्वयं काम किया जाए। ठीक है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी लेकिन प्रथम होगी। जिसमें स्वयं ना काम करके किसी दूसरे से करवाया जाए वो क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमें दो चीजों के बारे में पता चला, तो इसलिए प्रथम प्रेरणार्थक पूछा था, तो प्रथम प्रेरणार्थक में सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जगाना। इसमें स्वयं काम कर रहा है, जगाना। अब देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं, प्रधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और उद्देश्य विशेषण। 4 प्रकार के विशेषणों की बात की गई है। तो विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे इधर आओ। हाँ, कुछ हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब 4 प्रकार के विशेषण दे दिए गए हैं। पहला परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। विशेषण शब्द वह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा दिया गया है कुछ बच्चे इधर आओ। ठीक है, कुछ बच्चे। अब कैसे पहचानेंगे इसको? क्या होता है?
जब कभी नापतौल की बात कर दे तो परिमाणवाचक विशेषण में आता है, जब कभी संख्या की बात कर दे तो संख्यावाचक विशेषण में आता है, जब कभी सर्वनाम की बात कर दे तो सर्वनामिक विशेषण में आता है। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा, ऐसा विशेषण जो सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयोग हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण जैसे अच्छा बुरा इस टाइप की अगर बातें बताता है तो वह गुणवाचक विशेषण में होता है। अब यहाँ पर कुछ दे दिया गया, अब ध्यान दीजिएगा संख्यावाचक में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित, क्या होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। हमारे दो तरह के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ बोल दिया है, कुछ बच्चे इधर आओ। अब जैसे मैं ही क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं ही बोल दूं कुछ बच्चे इधर आओ, तो आप सभी में कुछ नहीं डिसाइड हो पा रहा है ना कि कुछ किसके लिए, कितने बच्चों के लिए बोल रहा है, तो यह किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो इस तरह, लेकिन यह संख्यावाचक विशेषण का भाग होगा, तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब चार प्रकार का कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है जब कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो वहां पर समय की बात करता है। किसकी बात करता है, समय की बात करता है। स्थानवाचक जैसे यहां वहां इस तरह की बात कर दे, जो फिक्स जगह की बात कर दे वो स्थानवाचक। रीतिवाचक जब कभी अपवादों की बात कर देता है, मनाही की बात कर देता है, निषेध की बात कर देता है, रीतियों की बात कर देता है, तो वहां पर रीतिवाचक। परिमाणवाचक कभी नाप तौल, किसकी, नाप तौल की बात कर दे तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। लेकिन अब देखिएगा रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूं कि रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, तो रमेश का स्थान वहां कुर्सी का है, ना कि इधर, इधर और इधर का है। वहां मतलब वहां फिक्स है, तो इसलिए वह किस में आ जाएगा, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के में आ जाएगा। समझ गए इस प्रश्न को, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है। चार विकल्प दिए गए हैं, नृत्य, नाच, नचाना, नाचना, चार विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा जब कभी नृत्य का तद्भव रूप पूछ दिया तो नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा, नाच होगा। क्या होगा, नाच होगा। यही हमारा विकल्प सही है। अच्छा, तद्भव क्या होता है। हमारे पास दो तरह के शब्द होते हैं, कौन कौन से, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। क्या होता है, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। जो शब्द हूबहू संस्कृत शब्दों से ले लिए गए हों, किससे, संस्कृत शब्दों से हूबहू ले लिए गए हों, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। लेकिन जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हों, किससे लिए गए हों, हिंदी भाषा से लिए गए हों, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम तद्भव शब्द बोलेंगे। अब हमारे पास देखिएगा जैसे नाचना दिया है, क्या दिया है, नाचना, ठीक है। एक है शब्द नचाना, मैंने आपको बताया था नाचना जो है क्रिया है, क्या है, क्रिया है, लेकिन नचाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। नचाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का भाग है। जैसे मैं नाच नहीं रहा, मैं नचा रहा, ठीक है, तो मैं खुद नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। नाचना क्या है, खुद नाच रहा, बल्ले बल्ले, वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। इस तरह इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा बी होगा हमारा सही विकल्प। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, तद्भव रूप, ठीक है। अब देखिएगा तद्भव रूप, तद्भव क्या होता है, जो हिंदी में ले लिए जाते हैं, और तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत शब्द ले लिए जाते हैं। जैसे दिया शब्द है, ठीक है, दिया शब्द है, दिया का तत्सम रूप क्या होगा, दीप होगा। क्या होगा, दीप होगा।
ठीक है। बुद्ध एक शब्द है, बुद्ध को दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? एक बुद्ध को हम बुद्ध ग्रह की तरह यूज करते हैं। कैसे करते हैं? बुद्ध ग्रह की तरह एक यूज करते हैं, और एक वृद्ध की तरह यूज करते हैं। वृद्ध की तरह यूज करते हैं। इन बुद्ध को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक बुद्ध एक वृद्ध। ठीक है। अगला एक शब्द है हमारे पास बिजली। ठीक है। विद्युत हमारा संस्कृत शब्द है, और जो बिजली है वो हमारा तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार इस विकल्प का जो विकल्प नंबर डी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चार दिए गए हैं, परि, पा, पूर्ण और पर, चार विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा परिपूर्ण का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, परि प्लस पूर्ण, परिपूर्ण का हमने संधि विच्छेद किया। अब देखिएगा जब परि अलग हो गया तो पूर्ण एक सार्थक शब्द हो गया। क्या हो गया? सार्थक, सार्थक शब्द। ठीक है। अब देखिएगा मैं कलर चेंज करता हूं। जो यहां पर परि शब्द दिया गया है, परि ही क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के मूल शब्द या सार्थक शब्द, इनको ही हम मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सार्थक शब्द या मूल शब्द के बाद जो जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है उपसर्ग कौन सा होगा, तो परि विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है। एक तरह से हम जान लेते हैं पूर्ण का मतलब संपूर्ण, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, वो हम जान लेते हैं। तो इस तरह जब देखते हैं कि पूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, ए होगा, तो इसका विकल्प क्या होगा? सही ए नंबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज हम और बता दें आपको अधिक जानकारी के लिए, जो परिपूर्ण है, जैसे मैंने इसका संधि विच्छेद किया परि प्लस पूर्ण, तो हमने इसको दो भागों में बांटा। हमने इसको दो भागों में बांटा तो इसका मतलब ये कौन सी संधि में आएगा? वृद्धि संधि में आएगा। जब कभी संधि पूछ दे तो वृद्धि संधि विकल्प चूज कर लेना। ठीक है। क्या विकल्प चूज कर लेना है? वृद्धि संधि। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? अब देखिएगा फिर वही शब्द आपके सामने आ गया जो मूल शब्द के बाद लगा हो। मूल शब्द के बाद लगा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन अगर मूल शब्द के पहले लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। अब देखिएगा अभियोग को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? अभि प्लस योग। व्यायाम, व्यायाम को जब हम तोड़ेंगे वी प्लस आयाम। क्या होगा? वी प्लस आयाम। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा अपमान, अपमान को जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या होता है? अप प्लस मान। हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब देखिएगा कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बना है पूछ दिया। अब क्या आपको यहाँ पर अभी के अलावा कोई योग शब्द दिख रहा है? मूल शब्द है, इसके अलावा कोई शब्द जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो क्या यह प्रत्यय से बना है? बिल्कुल नहीं। अब वी प्लस आयाम जुड़ा हुआ है, तो वी हमारा उपसर्ग हो गया, आयाम हमारा मूल शब्द हो गया। क्या बाद में कुछ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसने शब्द में पूछ दिया है प्रत्यय से बना है। अब देखिएगा अपमान में भी क्या अप हमारा उपसर्ग हो गया, मान शब्द दिया है, क्या इसमें कोई प्रत्यय होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको सारी संधियों के बारे में बता दिया था। अब उसी संधि में देखिएगा आपको तीन प्रकार, फिर से एक बार बताता हूं कि जैसे संधि होता है, क्या होता है? संधि होता है। संधि के तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। अब तीन प्रकार होते हैं। निष्फल जो है, निष्फल
निष्फल का जो संधि विच्छेद होगा निहि प्लस फल होगा, निहि प्लस फल होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर दो बिंदु दी हैं, यहां पर दो बिंदु दी हैं, तो हमारा एक जो है विसर्ग, तो ये निष्फल जो शब्द है निहि प्लस फल, ये किस विकल्प में आएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको पहले ही ये क्वेश्चन मिल चुका है, इसलिए अर्धमागधी अपभ्रंश लिख देंगे। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। चा, छा और जा, झा किस वर्ण के व्यंजन हैं? चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको अंतस्थ, ऊष्म, तालव्य और ओष्ठ बताया था। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? चा, छा, जा और झा, यही तालव्य व्यंजन होते हैं। और ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। और इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं पा वर्ग ही ऊष्म व्यंजन में आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या है? विधुर का स्त्रीलिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, विधवा होगा। ठीक है, अब क्या अगला प्रश्न भी वही है? बिल्कुल अनेक हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब ये देखिएगा, एक प्रश्न हमारे सामने दिया है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहग सका, दोहे में अलंकार कौन सा है? आपसे अलंकार पूछ दिया है। एक आई ऐसी बेला, मतलब पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलंकार क्या होता है उसको दो पार्ट करिए, जैसे अलम प्लस कार। जैसे हम अपना मेकअप करते हैं तो मैं अच्छा दिखता हूं, मैं मेकअप करता हूं। कोई लड़की है वो सुंदर दिखने के लिए मेकअप करती है, ज्वेलरी पहनती है। अब उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं जो काव्य में सुंदरता बढ़ाते हैं। अब काव्य में सुंदरता कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो वो शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाए या तो वो अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाए। तो इस तरह काव्य में अगर शब्द और अर्थ के माध्यम से अगर कोई सुंदरता बढ़ा रहा है तो उसे हम अलंकार बोलेंगे। अब देखिएगा, अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। क्या हो? वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार वह होता है जिसमें किसी रूप की बखान हो, रूप का बखान हो, वह उपमा अलंकार होता है। अब जैसे रूप का बखान का मतलब क्या होता है? हमारे सामने दो वस्तुएं दे दी गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे सामने दो वस्तुएं दे दी जाए, एक आईफोन दे दिया जाए, एक सैमसंग का कीपैड फोन दे दिया जाए। अब दोनों के रूप की बखान की जाए कि ये फोन तो बहुत अच्छा है, इनमें से कौन नहीं, ये नहीं वो अच्छा है। तो इस तरह की बात जब रूप की बखान की बात कर दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिएगा, वीप्सा अलंकार क्या होता है? वीप्सा अलंकार के बारे में जानेंगे। वीप्सा अलंकार क्या होता है? विरोधाभास अलंकार क्या होता है? इसके बारे में जानेंगे। विरोधाभास अलंकार जैसे स्वयं, जैसे वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो। जैसे कैसे? जैसे हमें लगे कि हमारे पैर तो चल रहे हैं लेकिन उन्हें हवा रोक रही है। ठीक है, अब हवा तो नहीं दिखती लेकिन रुकना तो लग रहा है ना। हमें वास्तविक विरोध नहीं लग रहा है कि कोई जानबूझ के पैर पकड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हमें हवा से लग रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, ऐसे हवा से मैं हाथ को ऊपर कर रहा हूं, जैसे हाथ में ऐसे कर रहा हूं, लेकिन हमें लग रहा है कि हवा हमारा विरोध कर रही, क्योंकि दिख तो नहीं रही, वास्तविक तो नहीं है, अवास्तविक है। अब कोई आकर के हाथ को ही इसे ऐसे रोके तो ये वास्तविक विरोध हो गया। तो उस तरह वास्तविक विरोध न लग के विरोध उत्पन्न हो, विरोधाभास उत्पन्न हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब देखिएगा,
आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका। एक ऐसी घड़ी आ गई जिसमें व्यक्ति ना रो पा रहा है ना हंस पा रहा है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? विरोधाभास अलंकार। तो इस तरह इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, मैंने आपको यह बता दिया। किस में आएगा? करण कारक में आएगा। जागना, मैंने आपको बता दिया कि जगाना ही प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बस हमारे क्वेश्चन आज तक यहीं थे, खत्म हो चुके हैं। हम अपने कुछ नए क्वेश्चंस कल हम तैयार करके फिर से जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आज जो क्वेश्चन हमने कराए हैं यहां पर, इनकी एक दमदार से प्रैक्टिस करेंगे। सारी वीडियो को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख करके, समझ करके, पढ़ करके, नहीं याद होता है फिर से लिख करके, फिर से समझ करके, फिर पढ़ेंगे और अपने तरीकों को हम तेज करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं अलविदा कहते हैं। यहां तक के सफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।